नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी। 4 दिन में सदन की कार्रवाई सिर्फ 40 मिनट चली। हर दिन औसतन दोनों सदन में करीब 10-10 मिनट तक कामकाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अडानी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसद कार्रवाई के दौरान लगातार हंगामा करते रहे। स्पीकर ने कई बार उन्हें बैठाने की कोशिश की, मगर विपक्ष शांत नहीं हुआ। शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है। मैं आशा करता हूं सभी सदस्य सदन को चलने देंगे। राहुल ने बुधवार को संसद के बाहर कहा था कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। चारों तरफ यही कहा जा रहा है कि अडानी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को यानी आज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, यहाँ में गैंगस्टर्स का राज है और गृह मंत्री अमित शाह मूक दर्शक बने हुए हैं। बीते 24 घंटों में 3 जगह गोलीबारी की घटनाएं घट चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से गैंग चला रहा है। उसे बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए अपराधी इतने बेखौफ हैं। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी के पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने बस मार्शलों के मुद्दे पर कहा कि भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है। हम लगातार संघर्ष करें, बस मार्शलों की नियुक्ति के लिए भाजपा के पैर पकड़े, क्योंकि हम दिल्ली की मां, बहन, बेटी को सुरक्षा मिले इसका प्रयास कर रहे हैं। बस मार्शलों को रोजगार मिले। भाजपा के लोगों ने बस मार्शलों को हटवाने का काम किया है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोग इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि एलजी ने मंजूरी नहीं दी। संभल की जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन नहीं ले, शांति जरूरी है। गुरुवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सीजेआई की बेंच में इस पर सुनवाई हुई। शुक्रवार को जामा मस्जिद में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान बर्क नमाज पढ़ने पहुंचे। पुलिस ने जियाउर रहमान बर्क को हिंसा भड़काने का आरोपी बनाया। जुमे के दिन करीब 1000 लोग नमाज के लिए पहुंचे। इससे पहले संभल की चंदोसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। मुंबई में आज होने वाली महायुति की अहम बैठक टाल दी गई है। सूत्रों के अनुसार कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक सातारा चले गए। अब महायुति की बैठक 1 दिसंबर यानी रविवार को होने के आसार है। सूत्रों ने बताया कि अब 1 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में 2 ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। भाजपा मराठा चेहरे पर भी विचार कर सकती है। इस बैठक के बाद महायुति की बैठक बुलाई जाएगी। इससे पहले गुरुवार रात एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की। एकनाथ शिंदे ने आधे घंटे तक शाह से अकेले मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि हाईकमान ने शिंदे को डिप्टी सीएम या केंद्र में मंत्री पद का ऑफर किया है। शिंदे केंद्रीय मंत्री बनने का मन बनाते हैं तो उनके गुट से किसी अन्य नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वित्त वर्ष 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ घट के 5.4% पर आ गई। यह 7 तिमाहियों में सबसे धीमी ग्रोथ है। भारत का जीवीए जुलाई सितंबर तिमाही में 5.6 की दर से बढ़ा है। आप किसी भी मीडिया पर इसकी यदि आप कोई खबर देखें तो आप जरूर हमें कमेंट करें। 5.4% की जीडीपी यानी कितनी खराब होती है, इसका आप अंदाजा आप अपने बच्चों की बेरोजगारी से लगा सकते हैं, आप बढ़ती हुई महंगाई से लगा सकते हैं, बढ़ते हुए महंगी शिक्षा से लगा सकते हैं। लेकिन किसी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका कष्ट आप खुद पा रहे हैं, इसलिए आपको इस पर कोई चर्चा आपको किसी मीडिया पर नहीं चलेगी। मीडिया पर चर्चा किसकी चल रही है, आप पलट पलट के 50 मीडिया जो भी आपके घर में आते हैं उस पर देखें कि क्या उसमें किसी पर भी जीडीपी की चर्चा चल रही है तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं।
और नहीं चल रही तो जीडीपी का कम होने का मतलब आपको, आपके भविष्य को, आपके परिवार के बच्चों को नुकसान होना है। अगले साल फरवरी में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इसका फैसला कल होगा। इसके लिए दुबई में आईसीसी ने सभी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन फैसला नहीं निकल पाने के कारण मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि मीटिंग शनिवार को होगी। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलने के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वहां जाने से मना कर दिया था। तब ये माना जा रहा था कि एशिया कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट भी हाइब्रिड मॉडल पर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले भारत के सभी मैच लाहौर में कराने और मैच के बाद खिलाड़ियों को भारत भेजने का प्रस्ताव रखा था। भारत ने इसे नहीं माना तो पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के लिए भी मना कर दिया। आईसीसी के सूत्रों ने बताया कि आज बोर्ड मेंबर्स की कुछ देर मीटिंग हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सभी बोर्ड मिलकर सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में आरोपी टीएमसी नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सीबीआई मामले में कुंतल घोष को जमानत मिली। निचली अदालत कुंतल घोष की जमानत की शर्तें तय करेगी। ईडी मामले में कुंतल घोष को हाई कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने कहा कि गवाहों की संख्या ज्यादा है, ट्रायल पूरा होने में काफी वक्त लगेगा, इसलिए अनिश्चित समय तक जेल में रखना न्यायोचित नहीं होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई ने पेश किया है कि आरोपों की प्रकृति के कारण सीबीआई को ढेर सारे दस्तावेजों और सैकड़ों उम्मीदवारों की जांच करनी होगी जो कथित घोटाले के कथित पीड़ित है। पूरक आरोप पत्र दाखिल किए जाएंगे। यह सच है कि आरोप की प्रकृति और एकत्र किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति के कारण यह स्वाभाविक है कि एजेंसी को अंतिम पूरक आरोप पत्र दाखिल करने में कुछ और समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर जस्टिस के बाद अब उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट की वैधता की जांच करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि यह एक्ट पुलिस को शिकायतकर्ता, अभियोजक और निर्णायक बनाने तथा आरोपियों की पूरी संपत्ति कुर्क करने की अनुमति देता है। याचिका में कहा गया कि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम के तहत फिर से एफआईआर दर्ज कराना जिसने अपराध किया और जिसके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है, दोहरा खतरा है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) का उल्लंघन है। पीठ ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। वकील अंसार अहमद चौधरी के माध्यम से दायर जनहित याचिका में अधिनियम की धारा 3, 12, 14 के साथ साथ 2021 के नियम 16, 3, 22, 35, 37 और 40 को चुनौती दी गई है, जो मामलों के पंजीकरण, संपत्तियों की कुर्की, जांच और ट्रायल से संबंधित है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।